हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फाइनली आप लोग की विशेष डिमांड पर कि आप कह रहे थे कि सर बिजनेस मैनेजमेंट का भी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो बिजनेस मैनेजमेंट की फाइनली आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, बीबीए, एमबीए या फिर एमकॉम के लिए ओवरऑल ये आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर बिजनेस स्टडी के नाम से भी जानते हैं गाइज। तो फाइनली आज इसका दिन आ गया है। आज से शुरुआत करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से अगर कोई एक है तो है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक गाइस, शुरुआत करते हैं इसकी आज हम लोग। तो क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरी के साथ साथ ये कंपटीशन लेवल पर गाइस बात करें, कंपटीशन लेवल पर भी इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, चाहे वह जेआईसी का एग्ज़ाम हो, या ओवरऑल कॉमर्स में जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो अकाउंटेंट से हो, चाहे वो टीचिंग जॉब से हो, या ओवरऑल जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, उस वैकेंसीज में इस चैप्टर से या कह लीजिएगा इस बुक से कम 2 से 5 क्वेश्चन आपको लगभग हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडी, या हो सकता है इसे 11th में बिजनेस स्टडी के नाम से भी जानते हैं गाइज। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि ओवरऑल टॉपिक है क्या। इस पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज। तो आइए फटाफट जुट जाइए, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि चैप्टर नंबर पहला है बिजनेस मैनेजमेंट में। सबसे पहले समझेंगे कि ओवरऑल कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने हैं। आइए टॉपिक पहले समझते हैं। लीजिए, ये टॉपिक आपका आ गया है स्क्रीन पर, बिजनेस मैनेजमेंट का ओवरऑल आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या अवधारणा जिसको हम लोग बोलते हैं। बायलिंगुअल में आपको है तो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये क्लासेस चलेंगे गाइज। देन इसके बाद आपको यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज पर कुछ विद्वान के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बताया जाएगा। इसके बाद फाइनली इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या है, इसके फीचर्स कह लीजिए या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिएगा, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक आपका गाइज है वो है नेचर कह लीजिएगा, इसकी क्या प्रकृति है। प्रोसेस कह लीजिए गाइज, इसके क्या है, इसकी प्रक्रिया है। और आप यहाँ पे स्कोप भी लिख सकते हो गाइज, स्कोप इसका क्षेत्र। देन इसके बाद अगला टॉपिक क्या रहा है, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, इसके क्या फंक्शन है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंस 2 बार लिखा गया है गाइज, तो इसको कट करिए यहाँ से। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। और ओवरऑल लास्ट में आपको जो पढ़ना है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने स्तर हैं। अगर आपको बताएं तो मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो ये था ओवरऑल पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। इस चैप्टर को 2 या 3 क्लास में गाइस खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल एक एक पॉइंट को इन डेप्थ में हम लोग जाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अकाउंट की तरह, बाकी टैक्स की तरह, यहाँ भी जैसे ही चैप्टर आपका एंड होगा उससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेगा, जो कि आप कंपटीशन लेवल के साथ साथ आप यहाँ पे जो भी आपका एकेडमिक, चाहे बीबीए हो, चाहे आपका एमबीए हो, चाहे एमकॉम हो, या फिर आपका बीकॉम हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, सबके लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थ्योरी के पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाकर आप इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का पहला पॉइंट जो कि है कॉन्सेप्ट के नाम से शुरुआत करते हैं गाइज। चलिए, पहला टॉपिक क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की क्या अवधारणा है। आपके सामने एक फिगर भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें 5 अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने एक हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़े हुए हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। देखिए यह चित्र पे लिखा भी क्या है, 5 अंधे व्यक्ति, एक हाथी, विभिन्न अंग, विभिन्न विभिन्न, इसकी अवधारणा क्या थी। तो इसको अभी समझाएंगे। पहले इसके पहले हम समझते हैं गाइज, ये एक ऐसा वर्ड है मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट से हर व्यक्ति रूबरू है।
जितनी जल्दी प्रबंध की विकास हुई है, प्रबंध एक जो विषय आपका हो गया है, जितना तेजी से तरक्की किया, विकास किया है, शायद ही विज्ञान के इतिहास में या ओवरऑल पूरे शिक्षा के इतिहास में कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो इतनी तेजी से विकसित हुआ है। तो ये एक नवीन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है कि मैनेजमेंट, राजा महाराजाओं का जब दौर चल रहा था तो वहाँ भी मैनेजमेंट होता था, वहाँ राजाओं महाराजाओं का मंत्रिमंडल होता था, तमाम प्रकार के उसमें कॉन्सेप्ट होते थे, कैसे कैसे उसको सिस्टम को चलाएंगे, इन सारी रीति रिवाज, नियम कानून का जो समावेश था वही हमारा मैनेजमेंट था। अब चूंकि इस समय शादी ब्याह का दौर भी चल रहा है, आप चाहते होंगे तमाम प्रकार के कार्यक्रम को अटेंड करते होंगे, किसी के घर पे कार्यक्रम बढ़िया हो, कि हो सकता है कोई मैरिज लॉन्च अच्छा हो, या हो सकता है कोई होटल के द्वारा होता है शादी, तो आप वहाँ भी जाकर देखते होंगे। तो ओवरऑल जब वहाँ पर देखते हैं, वहाँ की जो सिस्टम, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आप उन व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं जब आप खुश होते हैं तब कहते हैं वास्तव में इस कार्यक्रम में ये जो अटेंड किया था, जो कार्यक्रम बनाया गया था, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे थी। हर एक तरीका, हर एक चीज़ जो बनाया गया था बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया। तो मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसका जो एरिया था, इसका जो क्षेत्र था, वो क्या हो गया, थोड़ा वाइड हो गया, फैल गया। अगर हम इसकी शुरुआत करें गाइस, तो इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो आज नहीं बल्कि आज से बहुत साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। अब धीरे धीरे 18वीं शताब्दी की बात करें हम लोग, 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो अलग अलग विद्वान थे, अलग अलग लोग जो थे, वो अपने अपने अलग अलग विचार दिए थे। जैसे एक यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक हाथी है, इसमें 5 अलग अलग व्यक्ति है और 5 व्यक्ति जो है वो अंधे थे, क्या थे, ब्लाइंड थे। ये लोग हाथी के बारे में सुने तो थे, लेकिन चूंकि अंधे थे, देख नहीं पाते थे। एक बार इनके पास से हाथी गुजर रहा था, तो इन 5 व्यक्तियों के मन में इच्छा जाहिर हुई कि क्यों ना हम लोग हाथी को, अब चूंकि देख तो सकते नहीं, क्यों ना हम लोग उसको महसूस किया जाए। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ये टच करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला जो व्यक्ति है, ये अंधा है, ये जो है बॉडी के, जो हाथी है, हाथी के पैर को टच करता है। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस, ये पहला बिंदु है, ये हाथी के पैर को टच करता है और ये अपना अवधारणा देता है, कॉन्सेप्ट देता है कि हाथी क्या है, रियल में क्या है, एक पिलर की तरह है। क्योंकि अंधा था तो हाथी के पैर को पकड़ा, क्योंकि पैर एक समान था, तो इसने सोचा हाथी क्या है, एक पिलर के समान है। जब ये बाकी लोग को बताया तो उसमें से दूसरा बंदा कर नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी पिलर नहीं है, बल्कि दूसरा बंदा जो था वो हाथी के पूंछ को पकड़ा था। ये दूसरा बंदा है, वो हाथी की पूंछ को पकड़ा है। उसने कहा था नहीं, हाथी क्या होता है, एक रस्सी की तरह होता है। लो भाई, इनका मानना था। अब एक बंदा और है, जो तीसरा बंदा है, ये वो कह रहा है तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो, मतलब पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति कह रहा तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। हाथी क्या होता है, एक हाथी का चूंकि वो सूर पकड़ा था, तो उसने कहा था हाथी क्या है, एक पाइप लाइन की तरह होता है। एक पाइप है, एक पाइप होता है, चूंकि सूर को पकड़ा था तो उसने इसकी तुलना कर दिया था कि हाथी क्या है, एक पाइप की तरह होता है, या कह लीजिए एक पाइप है, समझ लीजिए इसको, या कुछ और कह लीजिए, आप डंडा कह लीजिए, जो भी कह लीजिएगा। तो अब ये 3 व्यक्ति अलग अलग कह दिए। तीनों व्यक्ति के विचार को सुनने के बाद ये जो चौथा व्यक्ति है, जो ऊपर इसकी बॉडी पर बैठा हुआ है, इसके कान को टच करता है। ये चौथा व्यक्ति है, इसके कान को टच करता है और ये अपना कंसेप्ट करता है कि नहीं, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। हाथी क्या होता है, क्योंकि ये क्या किया, हाथी के कान को टच किया था, इसने इसको क्या किया, पंखे से कर दिया कि नहीं, हाथी जो होता है वो पंखे की तरह होता है, हाथ पंखा आपका होता है। इसके बाद इन चारों व्यक्तियों की बात सुनकर चारों का तुम बिल्कुल, चारों लोग बिल्कुल निकम्मे हो, तुम चारों लोग गलत बोल रहे हो, तुम चारों की बातें बेकार है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बंदा 5वां है, ये 5वां बंदा है, ये क्या किया था, हाथी की जो सबसे बड़ा हिस्सा था, मीन्स पेट का जो हिस्सा था, उसने उसको टच किया था और इसने इसका तुलना कर दिया था कि हाथी जो होता है वो दीवार की तरह होता है, वाल, एक वाल जो आपका है वो वाल की तरह होता है। अब 5 व्यक्ति में एक जद्दोजहद हो गई, सभी लोग अपने आप को सिद्ध, बेहतरीन या कह लीजिए अच्छा साबित करने का प्रयास कर रहे थे। आप आपस में विचार कर रहे थे कि वास्तव में हाथी है तो कैसे है। ये एक पुरानी विचारधारा है, इस समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। तो इसलिए कह सकते हैं
कि ये जो 500 व्यक्ति थे आपस में विचार कर रहे थे और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहे थे। तो जब ये 500 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो पढ़ा लिखा था, विद्वान टाइप का व्यक्ति था। इन सभी बातों को, सभी 500 व्यक्तियों की बातों को अलग अलग तरीके से वो समझा और फाइनली निष्कर्ष निकाला और समझाया कि आप अपने अपने जगह पे 500 लोग सही है, क्योंकि 500 अंधे थे तो जो हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़े थे उसी से वो तुलना कर लिए, क्योंकि देख सकते नहीं थे, कोई पूंछ पकड़ रहा था, कोई पैर, कोई सूंड, कोई कान, तो कोई बॉडी के उसके पेट का पार्ट। तो यहाँ पर जैसे जैसे अब प्रबंध की शुरुआत की गई वैसे वैसे विद्वान लोग आए और अपना अपना आइडियाज, अपना अपना विचार दे दिए। कोई किसी और से सिमिलर एज हाथी की तरह उन्होंने तुलना कर दिए, तो कोई मैनेजमेंट को दूसरा चीज बता दिया, तो कोई मैनेजमेंट को दूसरा चीज बता दिया। तो ये सब समस्याएं होती थी, तो स्पष्ट रूप से प्रबंध की एक जो कॉन्सेप्ट थी वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। अब रियल की अगर बात करें, प्रबंध की जो शुरुआत क्यों की गई, आखिर कोई चीज अगर हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे वजह समझिएगा। अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी रियल में देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो आवश्यकता महसूस की गई एक फर्म के हिसाब से, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बात करें तो एक बिजनेस में कारखाना प्रणाली के अंतर्गत तमाम प्रकार जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, तो उन मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए, चाहे अगर बात करें वो श्रमिक हो, चाहे वो कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल हो, चाहे वह किसी प्रकार का कोई मशीनरी हो, या ओवरऑल कर लीजिए वित्त की व्यवस्था हो, इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनके बीच में प्रभावपूर्ण समन्वय और कह लीजिएगा सहयोग की भावना को उत्पन्न करने के लिए फाइनली हमें क्या हुआ, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट महसूस की गई। क्योंकि ये 500 व्यक्ति जो थे, वो जिसे हाथी की तुलना की गई, 500 व्यक्ति आपस में लोग सब अपने आप को सिद्ध सही कर रहे थे, तो वही चीज जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर व्यक्ति का अलग अलग विचार था। तो इन सभी विचारों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके बीच में सहयोग करने के लिए ये जो समस्या हुई, इस समस्या के समाधान हेतु एक मॉडर्न मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। एक मॉडर्न मैनेजमेंट के सिद्धांत की अवधारणा या विकास की शुरुआत की गई। तो यहां से धीरे धीरे क्या हुआ, मैनेजमेंट क्या होगा और आगे बढ़ने लगा। अगर हम बात करें, धीरे धीरे इसकी तुलना और अधिक होने लगी, इसमें और अधिक विकास होने लगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको और पीछे थोड़ा लेके जाएं, 1940-19 के आसपास गाइस बात करें, 1940-19 के आसपास बात करें, तो मैनेजमेंट का जो विकास हुआ था, मैनेजमेंट का जो विकास हुआ था गाइस, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या था, वो सिर्फ कारखाने तक सीमित था। वो मुख्य रूप से कारखाने तक सीमित था, जहां पर मेनली अगर बात करें तो कुछ हमारे ऐसे विद्वान होते थे, जिसमें हम बात करें तो पहले अकाउंटेंट होते थे, या फिर इकोनॉमिस्ट होते थे, या इंजीनियर थे, या फिर कोई टेक्नीशियन पर्सन होते थे, वो वहीं तक वो सीमित थे। वे अपने कार्य, अपने शिक्षा, अपने प्रशिक्षण, वो अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग आइडियाज के आधार पर मैनेजमेंट की परिभाषा दी है। क्योंकि 1940-19 के आसपास गाइस बात करें हम, 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बात करें, तो जो भी हमारे उस समय के जो विद्वान थे वो मोस्टली हमारे क्या थे, वो अर्थशास्त्री थे, कुछ लेखाकार थे, कुछ इंजीनियर थे और कुछ टेक्निकल पर्सन थे। तो वो जो शिक्षा ग्रहण किए थे, उनका जो भी अनुभव था, जो भी उनको ट्रेन किया गया था, उस ट्रेंड के आधार पर वो अपनी शिक्षा, अपने अनुभव के आधार पर मैनेजमेंट की परिभाषा इन्होंने उस समय व्यक्त की है। लेकिन ये प्रॉपर कर लीजिएगा एक डेफिनेशन नहीं मिल पाया। इसके बाद अगर बात करें आफ्टर 1940, 1940 के बाद मैनेजमेंट के एरिया में कुछ हमारे एजुकेशन वाले पर्सन और आए, कुछ शिक्षाविद और आए। अब जिस शिक्षाविद जब आए तो उन्होंने क्या किया, अब ये जो शिक्षाविद थे वो अलग अलग विषय के एक्सपर्ट थे, अलग अलग विषय में उन्होंने अपनी क्या किया था, एक तो कह लीजिएगा शिक्षा ग्रहण किया था, जिसमें अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र में था, तो कोई समाजशास्त्र में था, तो कोई मनोविज्ञान में था, कोई गणित में था, कोई सांख्यिकी में था, कोई दर्शन शास्त्र में था, कोई कॉमर्स में था। तो अलग अलग जब एक्सपर्ट पर्सन आए तो धीरे धीरे इन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए, अपने अपने विचार दिए, और उस विचार से प्रभावित होकर एक प्रबंध का एक प्रॉपर डेफिनेशन की शुरुआत की गई। तब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 1940, 1940 के बाद। हाँ, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत से विद्वान आए, जिसमें तमाम अगर बात करें हम लोग
तो आपके हेनरी फेयोल साहब आए, ठीक है, F.W. टेलर साहब आए, और भी हमारे, ठीक है, थियो हेमन साहब आए, ठीक है, मैसी साहब आए। तो बहुत से विद्वान आए, अपने अपने आइडियाज, अपने अपने विचार दिए। हाँ, हालांकि ये लोग बहुत ही फेमस थे, ठीक है। इसमें हम F.W. टेलर की बात करें, ठीक है राइट, इसमें हम हेनरी फेयोल साहब की बात करें, ठीक है, डोनाल्ड कुटच की बात करें, तो ये लोग बहुत थे, अपना सिस्टमेटिक तरीके से परिभाषा दी है। लेकिन वास्तव में सही ढंग से देखा जाए तो इसका विकास जो हुआ था 1940 के बाद किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ अलग अलग जो विद्वान आए थे वो इसके बारे में कुछ अलग अलग अपना डेफिनेशन दिए, जो काफ़ी हद तक प्रभावित था। क्योंकि 1940 के आसपास का जो सिस्टम था वो एक क्या था, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। और यही कारण था कि इन्हें जो प्रोफेसर हेराल्ड कुटच साहब थे, क्या नाम था इनका गाइस, हेराल्ड कुटच, क्या नाम था गाइस, हेराल्ड कुटच। इन्होंने उस जमाने का जो सिस्टम था, उस जमाने के सिस्टम को इन्होंने क्या कहा था, प्रबंध का जंगल राज। क्या बताया था इन्होंने, ये प्रबंध का जंगल राज है। जंगल राज का मतलब क्या गया, यहाँ तुलना किया गया, कोई इसका नियम कानून नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, बस जैसे जो विद्वान आए वैसे वैसे इन्होंने क्या किया था, अपना अपना डेफिनेशन, अपना अपना विचार कर दिए थे। तो इनका मानना था, कुटच साहब का था, कि वास्तव में इनको जंगल से इन्होंने तुलना इसलिए कर दिए थे कि इन्होंने बाकी जो जंगल में जो तमाम प्रकार की अलग अलग वनस्पतियां, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में कुछ तकनीकी परिवर्तन किए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ पुराने विचार को मिलाकर नए विचार को और बनाया गया है, ठीक, पुराने विचार को कुछ समाप्त किया गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसको तुलना कर दिया था कि जंगल राज से। लेकिन गाइस अगर हम बात करें, एक व्यक्ति का हम नाम लेना चाहेंगे जिनका नाम था पीटर एफ डकर। शायद गाइस आप लोग नाम सुने होंगे, पीटर एफ डकर, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे गाइस, पीटर एफ डकर, जिनको मॉडर्न जमाने का मैनेजमेंट का फादर भी माना गया है। आगे हम पढ़ाएंगे इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, ठीक है, ओवरऑल मैनेजमेंट के जनक कौन है, और आधुनिक प्रबंध के कौन जनक है। इन सारी बात को हम आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो ओवरऑल धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजमेंट का क्या हुआ, विकास हुआ। तो कुल मिलाकर जो नए नए विद्वान आए, नए नए विचार अपने परिभाषित किए, उन विचारों में अगर बात करें तो हेराल्ड कुटच साहब ने इसको जंगल राज कहा। लेकिन जो पीटर डकर साहब थे, इन्होंने इसे मैनेजमेंट को, गाइज मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो मैनेजमेंट आपका है कॉन्सेप्ट, इस मैनेजमेंट को वास्तव में उपक्रम का बात करें गाइज, उपक्रम का जीवन रक्त बनाया, इसको जीवन रक्त, मतलब लाइफ ब्लड से इसकी तुलना कर दी थी। पीटर डकर साहब ने क्या किया, उपक्रम का ये क्या है, जीवन रक्त। वास्तव में बिल्कुल सही बात, हम भी सहमत, आप भी सहमत होंगे, उम्मीद करते हैं कि वास्तव में मैनेजमेंट क्या था, किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाना ही हमारा क्या है, सिस्टम है। आज यही कारण है कि भारत में तमाम प्रकार के बहुत से हमारी कंपनियां खोले जाते हैं, और वे कंपनियां मिस मैनेजमेंट की वजह से बंद हो जाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ दोष क्या है, ये मिस मैनेजमेंट। अगर उनका मैनेजमेंट सही नहीं है तो सीधी सी बात तो चल नहीं पाते। और मैनेजमेंट ही करना हमारा क्या, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे संसाधन है, जो भी तरीके हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, दूसरे से करवाने का, दूसरे से काम करवाने की जो कला है, वही हमारा क्या कहलाता है गाइस, मैनेजमेंट कहलाता है। तो ओवरऑल ये कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो इससे प्रभावित होकर लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट को तुलना किया कि प्रबंध लोगों से कार्य कराने का क्या है, समन्वय रखता है, उनसे तालमेल बनाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग कहें कि ये एक प्रकार से एक सामूहिक प्रयास है, बिल्कुल सही बात है कि मैनेजमेंट आप सिंगल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ग्रुप एफोर्ट के रूप में होता है, एक सामूहिक प्रयास के रूप में होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक प्रक्रिया के रूप में है, ये बिल्कुल सही बात है। एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रोसेस के रूप में ये काम करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात जो है बिजनेस मैनेजमेंट की, तो ये कंटिन्यू गाइस, ये बिजनेस में लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है गाइस। तो आई थिंक आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी कि ओवरऑल इसका क्या था, पहले क्या था, अब क्या हो गया गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। इसके डेफिनेशन में कुछ अलग अलग विद्वान आए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे F.W. टेलर। F.W. टेलर की बात करें मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग,
knowing that you want to do and then see that it is done to the best and cheapest way। मीन्स कह सकते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने कहा कि प्रबंध ये जानने की क्या है, ये जानने की क्या है, कला है। प्रबंध नोइंग फॉर आर्ट, ये जानने की कला है कि आप क्या, व्हाट डू टू वांट, आप क्या चाहते हैं, ये जानने की कला है कि आप यह क्या करना चाह रहे हैं। और इसके बाद एंड देन सीइंग, और इसके बाद यह देखना होता है कि इसे बेस्ट और बेस्ट तरीके से, सबसे मितव्ययी तरीके से, सबसे सरल तरीके से कैसे किया जाए। ठीक है, प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या चाहते हैं, इसके बाद ये देखना होता है, इसके पश्चात यह देखना होता है इसे किस तरीके से, किस चीपेस्ट वे से काम किया सकता है। एक विद्वान और थे जिसमें हम बात करेंगे गाइस, हेनरी फेयोल साहब हैं। तो हेनरी फेयोल साहब क्या कहे थे कि टू मैनेज इज द फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज टू द कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड द कंट्रोल। ठीक है गाइस, इन्होंने अगर हम बात करें तो हेनरी फेयोल साहब ने क्या कहा, थोड़ा हेनरी फेयोल साहब के बारे में समझ लीजिए। हेनरी फेयोल साहब एक फ्रांस के इंजीनियर थे, टेलर साहब अमेरिका के इंजीनियर थे और ये कहाँ के, फ्रांस के इंजीनियर थे। इनके बारे में आगे हम डिटेल बताएंगे। तो फेयोल साहब ने क्या बोला, टू मैनेज द फोरकास्ट, कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, और प्लान करना मीन्स योजना बनाना, आदेश देना मीन्स यहाँ क्या करा है, टू कमांड, आदेश देना, और साथ साथ समन्वय और नियंत्रण करने का कार्य है। बिल्कुल फेयोल साहब की बात से सहमत है कि वह प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करने का कार्य जो हमारा है ये प्रबंध कहलाता है गाइस। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल मैनेजमेंट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, और प्रबंध की परिभाषा में एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल साहब ने क्या कहा था गाइस।